इंशाल्लाह हमारा ये आज का सेशन जो है आपके हवाले से तहरीक के हवाले से हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो पिछले कुछ ने 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में तहरीक जॉइन की और वो शायद क्योंकि आप एक अरसे से अमेरिका में हैं, अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट जैसा कि आपने कहा आप इतना सा सोशल मीडिया पे भी इतना कनेक्टेड नहीं रहे, तो उस हवाले से भी लोग जो हैं वो नए लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि हुज़ अल्ताफ़ कादरी कौन है? सो अगर कुछ लोगों को अगर आइडिया है भी है तो शायद वो सर्टेन रीज़न्स की वजह से अगर वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हमने उसको भी देखना है कि बेसिकली आपका एक रोल है मतलब एक यंग अल्ताफ कादरी से लेके आज तक जो है वो पूरी तहरीक का एक बहुत बड़ा नाम रहा अल्ताफ कादरी। तो हम उस सारी पे भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और जमाती जो अफेयर्स हैं और जो तहरीकी मामलात हैं उन पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि हम लोगों को जिस हद तक हो सके एजुकेट कर सकें, लोगों को हम जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। प्रोपेगेंडा तो हर कोई सुनता है, हर किसी के आजकल कीबोर्ड हर किसी के हाथ में है, जो भी जिसका दिल आता है वो दानश्वर है, वो अपनी 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 राय देता है, अपनी अपनी राय का इजहार करता है, खुल के करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी को हक हासिल है, वो जिस अपने हक का वो अच्छा और बुरा इस्तेमाल करता है। तो लेकिन जब हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपसे सुनेंगे तो मेरे ख्याल से लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और जो एक्चुअल जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारा जो मामला है वो क्या है। तो इस सारे भी बेसिकली प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ही यही था कि लाइव आप आएँ, डायरेक्ट आप आम कारकुनान से बात करें। आप आपकी आवाज़ जो है वो आम आम लोगों के दिलों तक पहुँचे और ताकि उनको भी सुनने को मिले बजाय इसके कि लोगों की सुनी-सुनाई बातों पर वो यकीन करें। तो सबसे पहले जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी ज़रा पैदाइश जो है वो मकबूज़ा कश्मीर में हुई और इब्तदाई ज़िंदगी जो थी आपकी वो भी ज़रा मकबूज़ा कश्मीर में गुज़री, तो उसके बारे में आप अपना अपना जो है वो बैकग्राउंड बताएँगे, मकबूज़ा कश्मीर के किस इलाके से है, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी और वहाँ पर आपकी जो इब्तदाई एजुकेशन थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो आपका जो बैकग्राउंड है, अगर उसके बारे में थोड़ी-सी रोशनी डालें कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी? देखिए मैं कश्मीर में डाउनटाउन में आम एक गरीब घर से गरीब पैदा हुआ हूँ और चूँकि मैं उस इलाके में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर हमेशा एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है बहुत एग्रेसिवली वो फॉलो करते थे, जिसको डाउनटाउन के नाम से कहते हैं। और इस जो आज की जो ये मुक़द्दस तहरीक है, इसका भी बुनियादी तौर वहाँ से ही इशफाक साहब, यासीन साहब, जावेद मीर साहब और हमीद साहब ने आगाज़ किया। तो इन चारों आदमी के साथ मेरा जो ताल्लुक़ था वो बेसिकली हमारी एक उससे पहले भी होता था इधर-उधर जब हम मिलते थे, तो मगर फिर हमने फॉर्मली एक तंज़ीम बनाई थी स्टूडेंट्स लीग। तो फिर हम सारे जिसमें यासीन साहब भी थे, इशफाक साहब भी थे, यासीन साहब परहैप्स जनरल सेक्रेटरी भी उसके रहे। तो फिर वहाँ से हम इनके साथ वैसे थे, दोस्त भी थे, कारकुन भी थे। तो उनके साथ इन चारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो मगर वो बेलौस दिन थे, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं था, बल्कि कॉन्सेप्ट जो था वो सेल्फ सैक्रिफाइस का था। इन्होंने सफ़र बहुत किया है। अगर आप देखेंगे इन चारों आदमी ने बहुत सफ़र किया इस मूवमेंट में। बल्कि अगर आप देखेंगे इस मूवमेंट के कुछ ही लोग ऐसे हैं ना जो बुनियादी तौर इसके बानी हैं। इसमें ये इशफाक साहब, यासीन साहब के साथ-साथ कुछ और लोग थे जो स्टूडेंट्स लीग में काम करते थे। तो उनमें शकील बख्शी साहब थे, शौकत बख्शी साहब थे, जावेद ज़रगर साहब थे, नूर मोहम्मद कलवाल साहब थे और फिरदौस शाह साहब थे। बहुत सारे
खूबसूरत यंग लोग थे जिन्होंने इसमें इतना कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो ये तहरीक आगे बढ़ी। तो फिर जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बेसिकली कन्वर्ट हो गई, स्टूडेंट्स लीग जो थी वो JKLF में कन्वर्ट हो गई। तो फिर जितने भी स्टूडेंट्स लीग के लोग थे तो वो भी JKLF के साथ मुंसलिक रहे, और कुछ जो इसके साथ नहीं चले किसी भी मजबूरी की वजह से, ये अंडरग्राउंड मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने JKLF को स्टूडेंट्स लीग का बहुत मदद रहा और बहुत सपोर्ट रहा इन एवरी रेस्पेक्ट। चाहे फाइनेंशियली कभी होता था, चाहे हाइड आउट, जब आप अंडरग्राउंड मूवमेंट में जाते हैं ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ a man to go through। और इसमें उन पुराने सारे साथियों ने बेहद कुर्बानियाँ दे के इस मोमेंट को, इस सारे JKLF के सफ़र को भरपूर अंदाज से अपना ताउन दिया, और इसको कोशिश की जितना भी इसको हमारे सारे इन सीनियर साथियों को कम तकलीफ़ें इस मूवमेंट में, इस अंडरग्राउंड फेज में सामना करना पड़े। तो they played a very great role and very effective, positive and very meaningful role to sustain the struggle that was launched by Yasin Malik Saab, Ishfaq Saab. So my hats off to them. जी जज़ाकल्लाह। तो ये तो बेसिकली आपका जो नजरिया खुद मुख्तार कश्मीर और JKLF, इसके प्लेटफॉर्म पे जब आपने पहली दफा, मतलब क्या सबब बना आने का, ज्वाइन करने का, और कौन से सन में बेसिकली आपने इनको ज्वाइन किया, कुछ उसके हवाले से अगर आपकी याददाश्त हो। बेसिकली 89 के साथ ही जब ये थे, तो किसी न किसी हवाले से इनके साथ मुंसलिक थे, मगर आपको मालूम ही है कि JKLF का सफ़र बेसिकली अगर आप देखेंगे, जो पॉपुलर इसकी मूवमेंट हुई वो 89 से ही हुई, 89 से। तो उससे पहले कश्मीर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ लोग थे, माज़ा आज़ादी के साथ लोग थे, आज़म साहब थे, जो इस नज़रिए को प्रमोट कर रहे थे, बट इट never took a root, actually it was never a popular opinion in Kashmir। popular opinion ये तब बनी जब इन चार आदमियों ने एक्चुअली इसको लोगों के सामने लाया, और फिर ये इट वाज अ स्लोगन ऑफ एवरी कश्मीरी। कोई भी मुझे नहीं लगता है कि जो JKLF के साथ मुंसलिक नहीं हुआ, आइडियोलॉजिकली, इमोशनली, पॉलिटिकली। तो उसमें इन चार लोगों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इशफाक साहब ने अपनी ज़िंदगी दी, और उसमें मकबूल भट्ट साहब, कमाल उसका है कि उसने उस वक्त अपनी ज़िंदगी दी जिस वक्त मतलब कोई भी उसके साथ कश्मीर में किसी को पता भी नहीं था। ये होता ना कि आप अपनी ज़िंदगी को, apparently it must have appeared at that time that he's throwing his life out for nothing, people didn't care, we didn't care। हमारा ये था कि बल्कि जब उसकी पहली बरसी थी तो people didn't know कि ये कौन है, क्या है। हम भी छोटे थे तो हमें भी उतना इसका नहीं इदराक था, मगर फिर नेक्स्ट जो उसकी बरसी आई, नेक्स्ट बरसी में इन्होंने फिर इशफाक साहब ने, और जावेद जरगर साहब थे, इशफाक साहब थे, शौकत बख्शी साहब, शकील साहब थे, और यासीन साहब थे, जावेद साहब, इन सारे it was a very vibrant group of revolutionaries, very vibrant group of revolutionaries। they were top to toe revolutionaries। कोई इनको उन्हें के जो गुजरे तो जहाँ से गुजर चले,
یہ اس قسم کے لوگ تھے. تو انہوں نے سب کو آرگنائز کیا. آرگنائز کرنے کے بعد اپنے لڑکوں کو ڈاؤن ٹاؤن میں ان کی بہت ینگسٹرس میں ان کی بہت بڑی فالوئنگ تھی, اشفاق صاحب اور بالخصوص جاوید صاحب اور یاسین صاحب کی. They were very popular figures among young boys because they would never be out, you know, they were in the school, they would be arrested. Every now and then they would be arrested. But their friends never let them down while they were in prison. They fought for them, they remembered them, they glorified them. تو اس کے بعد سیکنڈ برسی پہ مجھے یاد ہے ہم ڈاؤن ٹاؤن میں جامعہ مسجد, آپ نے اگر سنا ہوگا اس کا نام, تو وہاں جمع ہو گئے. اشفاق صاحب نے سب کو جمع کیا ادھر. تو اس کے بعد اس کو ایک زمانے میں اکال تخت کہتے تھے, بوری قدل نالہ مار روڈ پہ. تو ادھر سے پھر انہوں نے دو تین لڑکے جمع کیے, پھر ایک ٹرک ادھر سے پولیس کی ٹرک چوری کی. They didn't know because that time no Kashmiris were not that brave, you know, like that time. جتنے جو آج کل کا ماحول ہے, ہماری جنریشن کے جو لوگ تھے they were not so blunt and bold. There were very few hard nuts who would always, you know, carry on certain activities which were not generally popular or appreciated by Kashmiris. تو پھر انہوں نے ایک ٹرک وہاں سے پولیس کی ٹرک چوری کی. وہ اندر تھا, ڈرائیور اندر چلا گیا, اس نے کی بھی. ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی تھے, محمد علی صاحب اس کا نام تھا. تو he was a mechanic and he knew how to start the truck without the key. So he jumped into the truck. He started because the police that time didn't even expect کہ کشمیری یہ کرے گا. تو اس نے اپنا ٹرک without key start کی. Then they ran off from the spot and they took that truck to بوری قدل. بوری قدل میں وہاں پر جب اس نے وہ ٹرک لایا, وہاں پر سارے تھے. It was a plan, they had worked out. یہ نہیں تھا کہ رینڈم تھا. There were very few people who knew about it. I was not part of that group کہ جو مجھے پتا تھا. But I knew کہ یہ ہمارے دوست بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں. So we would trust them always, you know. And they were trustworthy people. تو انہوں نے وہاں پر ٹرک لیا. تو پھر پہلی بار مقبول صاحب کی شہادت کی خبر بی بی سی پہ ورلڈ نیوز چینل سے شروع ہو گئی. تو ٹرک, کیونکہ ٹرک جلائی گئی. اب کشمیری تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب ٹرک جل گئی, پتھراؤ شروع ہو گیا, ایک دو دن لڑائیاں چل پڑی. تو دین مقبول صاحب کا نام اٹ اسٹارٹڈ buzzing around. ورنہ earlier on hardly anybody knew. But میں آج سوچتا ہوں, میں چونکہ اب اس مومنٹ میں بھی اب بچے سے جوان ہو گیا, جوان سے اب بوڑھی ہونے کی سفر میں ہے. تو آج میں یہ سوچتا ہوں کہ مقبول صاحب کا کہ اپنی زندگی ایک اوبلیویان میں دینا, جہاں آپ کی اپریسیشن بھی نہیں ہوگی, بلکہ لوگ کرٹیسزم کرتے تھے کہ چور تھا, یہ تھا, وہ تھا. تو اس وقت کے حالات میں اپنی زندگی کو دینا کتنا مشکل تھا. I mean, یہ مجھے تو یہ it's a prophet's job that he did. Really a prophet's job. آپ کیا بتائیں اس چیز کا. مگر اس مومنٹ کو کشمیری لوگوں کو, ان چار آدمیوں کا, دیکھیں انسان میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, میں کوئی every human being is liable to make mistakes. Probably I might have made, many other people might have made, but جو انہوں نے ان چار آدمیوں نے بالخصوص, انکلوڈنگ شکیل بخشی صاحب, جو کنٹریبیوشن ان کا ہے اس مومنٹ میں, آئی وڈ سے کہ کشمیر میں کسی کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے. ایک اور ہمارے ساتھی تھے جن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا نہیں تھا, ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا, کیونکہ مگر وہ ساتھی تھے, اس معاملے میں ساتھی تھے. اس کو گگ صاحب کہتے تھے, وہ بٹمالو کا ہے, اور اپنے مشتاق زرگر صاحب ڈاؤن ٹاؤن کے تھے. تو
وہ ہم سفر تھا، وہ ہے نا، مگر وہ ترابی صاحب کا شعر ہے، مگر اس سے ہم شناسائی نہ تھی، دھوپ چھاؤں کا عالم رہا مگر جدائی نہ تھی. یہ ان دوستوں کے ساتھ یہ تھا، کیونکہ اشفاق صاحب جو تھے نا اور یاسین صاحب، حمید صاحب، یہ ان میں مسلط پسندی نہیں تھی. مسلط پسندی یہ نہیں تھی، یہ جو ٹرو ریولیوشنریز، دے وڈ کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اگر یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، اگر وہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. دے وڈ ٹیل یو رائٹ اپ فرنٹ آن یور فیس ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. یہ ان کا کردار ہوا ایسا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا یاسین صاحب کبھی کبھی he would break out through and he would tell you کہ یار this is not going to happen and I'm not going to do this. پھر جب آدمی تھوڑا عمر بڑھ جاتی ہے، چیلنجز بھی بڑھ جاتے ہیں، ہمارا سسٹم باڈی کا بھی، سوچنے کا بھی، اور ہر چیز پھر پتہ نہیں کبھی گروتھ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. تو ایسا ہوا بہت سارے دوستوں کے ساتھ. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ آزادی ہماری ڈیسٹینیشن ہے. انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، چلتے رہیں گے. تو انشاءاللہ مگر چلنا ہمیں ہے عقل کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، اور اپنے انٹرسٹس کو دیکھنا ہے. اگر اپنے انٹرسٹس کو، میرا اپنا سیلف انٹرسٹ قربان کرنا پڑے، I should not hesitate to give up my personal interest for the sake of a larger interest of the nation. So that is what I try to be guided by. That's the principle I would like to adhere to. And I would wish that every one of us does the same thing.